हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेक्शन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ सूरज राठौर। आज हमारे सब्जेक्ट का ये लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 और 2 कवर किए थे, जिसमें हमने बात की थी बेसिक्स ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स की। ठीक है, इसमें हमने बात की थी डेफिनेशन के बारे में, बात की थी फ्लूइड के बारे में कि फ्लूइड क्या होता है। ठीक है, और हमने कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम सीखा था। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टडी सीखी थी कि आगे हमें स्टडी कौन सी पढ़नी है। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के बारे में देखा था। ठीक है, तो ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम लोग आज कवर करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के बारे में। ठीक है, ये पार्ट 1 है। ऐसे पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आएंगे, क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड बहुत ज़्यादा है तो एक पार्ट में कवर नहीं हो सकती, इसीलिए हमको इसको मल्टीपल पार्ट्स में कवर करना है। ठीक है, इसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज कवर करेंगे, कुछ आगे आने वाले पार्टों में कवर करेंगे। ओके, और एक और बात स्टूडेंट, ये जो आपका लेक्चर है, ये जो पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3 जो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 110% बनता ही बनता है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, एसएससी जेई हो, पीएससी हो, गेट हो, कोई सा भी एग्जाम हो, इस प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से आपका क्वेश्चन बनेगा। और अगर इससे क्वेश्चन नहीं बनता है तो जिस भी टॉपिक से बनेगा वो इसकी हेल्प से ही होगा। जब तक कि हम इसको नहीं सीखेंगे, हम आगे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो देखिए, जब भी हम लोग स्टूडेंट्स फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट की स्टडी करते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ बेसिक क्वेश्चन सबसे पहले आ जाते हैं। ठीक है, जैसे बेसिक क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी कप में पानी रखा हुआ है या ग्लास में पानी रखा हुआ है, अगर उस पर हम कॉइन डालते हैं तो क्या होता है, उस कॉइन के साथ कंडीशन क्या होती है। ठीक है, तो जैसे ही ये क्वेश्चन पूछते हैं तो स्टूडेंट कहते हैं कि सर वो डूब जाता है कॉइन। ठीक है, तो जैसे हाँ सही बात है, डूब जाएगा, तो क्यों डूब जाता है। तो इसका भी रीज़न है कि सर उसकी जो कॉइन की जो डेंसिटी है वो वाटर के कंपैरिजन में इतनी ज़्यादा है, जिसके कारण आपका कॉइन क्या है, डूब जाएगा। ये कंडीशन आप नदी दी के पास भी अगर आप कोई सिक्का फेंकें तो आप देखेंगे कि वो सिक्का डूब जाता है। ठीक है, तो ये तो मुझे समझ में आता है। एक्चुअली में कन्फ्यूज़न कब क्रिएट होती है, कन्फ्यूज़न जब क्रिएट होती है जब इसका सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई शिप है। ठीक है, शिप भी आपका स्टील से बना होता है और उसकी भी डेंसिटी आपकी क्या है भाई, वाटर से बहुत ज़्यादा है। तो वो क्यों तैरता है, वो नहीं डूबता कभी भी। ठीक है, और अगर वो तैर रहा है तो कभी ना कभी फिर डूब क्यों रहा है। ठीक है, जैसे कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो वो डूब जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों कंडीशन होगी। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आपके, जो इस तरह की जो कंफ्यूजन क्रिएट होती है, ये इसी टॉपिक से आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ठीक है, अभी आने वाले आगे जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसमें इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस भी करेंगे। ओके, थर्ड जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये अराइज होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा है ग्लास में पानी ले लिए और उस पर आइस क्यूब डालिए। तो अब आइस क्यूब सॉलिड मटेरियल, लेकिन वो तैरता रहता है, फ्लोट करता रहता है, ऐसा क्यों। जबकि हमने बताया था कि सॉलिड की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है लिक्विड कंपेरिजन में। ठीक है, और फोर्थ क्वेश्चन कि वाटर की जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम 1000 होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ऐसा क्यों, कि टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी बढ़ रही है, जबकि हमने देखा था टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी कम होती है। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन आपके दिमाग में अराइज होते हैं वो इसी टॉपिक से हमारा क्लियर हो जाएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का मतलब क्या होता है, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का मतलब होता है कि फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक बताना। ठीक है, विशेषताएं या फिर गुण बताना, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा कि मैंने कहा कि क्लास में एक स्टूडेंट है, इस स्टूडेंट की मुझे प्रॉपर्टी बताओ, तो मतलब आप क्या इन द टर्म्स ऑफ उसके क्या बताओगे, कैरेक्टरिस्टिक बताओगे। आप कैरेक्टरिस्टिक कैसे बताओगे, ठीक है, जैसे आप उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज बता दी कि सर इसका रंग इतना है, इसकी हाइट इतनी है, इसका वेट इतना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बता दी, इसके हेयर का कलर ब्लैक है, इसके आइज़ का कलर इतना है। ठीक है, ये गोरा है या काला, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज आपने बता दी। ठीक है, उसके बाद उसकी स्ट्रेंथ बता दी, उसकी वीकनेस बता दी, उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, ये इतने सारी प्रॉपर्टीज आपने उसकी बता दी। सिमिलरली आप फ्लूइड की भी इसी तरह प्रॉपर्टीज बताएंगे। ठीक है, तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, जिसमें आपका जो सबसे पहला आता है मास। ठीक है, मास क्या होता है, मास कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखिए मास क्या है, कितना अमाउंट अमाउंट आपका कंटेंट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर, वो आपको क्या बताता है, मास, कितना अमाउंट आपका कंटेंट है ऑब्जेक्ट के अंदर। यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ ऑब्जेक्ट है आपका फ्लूइड, यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, फ्लूइड। तो फ्लूइड का जो अमाउंट होगा किस टर्म में, केजी ग्राम के टर्म में जो आपको बताएंगे वो आपको क्या होगा, मास ऑफ द फ्लूइड। ओके, नेक्स्ट आता है वेट ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, भार जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो देखो वेट ऑफ द फ्लूइड, वेट और मास में डिफरेंस यही है, ग्रेविटी का। ठीक है, देखिए मास कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे आप यहाँ पर मेज़र करें चाहे आप मून पर मेज़र करें, कभी भी चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप वेट यहाँ पर मेज़र कर रहे हैं और वेट मून पर मेज़र करें तो दोनों में चेंज फर्क बहुत होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी का फर्क होगा। अब वेट होता क्या, पहले समझ जाते हैं। देखो जो भी मास है उस पर लगने वाला फोर्स
किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से या ग्रेविटी की हेल्प से, वो आपको देगा क्या, वेट ऑफ द बॉडी या वेट ऑफ द फ्लूइड, है ना। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ आपने देखा होगा F इक्वल टू क्या होता है भाई, ma, ठीक है। ये एक्सलेशन क्या, बॉडी में जो एक्सलेशन जनरेट हुआ है, यहाँ अगर मास देखा जाए, मास पे जो एक्सलेशन जनरेट हुआ किसकी हेल्प से हो रहा है, ग्रेविटी की हेल्प से, तो यहाँ पर जो ए आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, और यही हमें क्या देगा, एम इंटू जी, क्या देगा आपका वेट। तो यहाँ से डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम इंटू जी। अगर मास के मैं यूनिट देखूँ तो यूनिट इसकी एम के यूनिट में क्या है, केजी, और जी क्या है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं यूनिट निकालूँ तो ये हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं 1 न्यूटन, जिसको हम लोग एसआई फॉर्म में, तो वेट क्या है इस टर्म्स ऑफ फोर्स, तो ये क्या है न्यूटन हो जाएगा, न्यूटन क्या है इसकी एसआई यूनिट है, और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है, एमकेएस यूनिट है, ठीक है। इसको एक और यूनिट में हम लोग जानते हैं 1 kgf बराबर 9.81 न्यूटन होता है, क्योंकि जी की वैल्यू कितनी होती है भाई, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो 1 kgf मतलब होता है 1 किलोग्राम फोर्स, जो बराबर होता है वो 9.81 न्यूटन होता है। देखिए एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन अगर एग्जाम में वो ये भी दे दें कि आप लोग जी की वैल्यू 10 लेना, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, 1 kgf बराबर हो जाएगा 10 न्यूटन, ठीक है। 1 kg बराबर कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन। अगर नहीं दे रखा है जी की वैल्यू तब तो 9.81 ही लेना, अगर दे के रखी तो उसी के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना, ओके। ये हो गया मास और वेट के बारे में। नेक्स्ट आता है आपका एरिया। नेक्स्ट क्या आता है भाई, एरिया। एरिया क्या है, क्षेत्रफल। देखिए जो भी मैटर आपका स्पेस में जो जगह घेरेगा, ठीक है, किसमें, 2D में जो जगह घेरेगा, 2D मतलब 2 डायमेंशन के हिसाब से जो भी जगह घेर रहा है, 2 डायमेंशन मतलब कैसे, या तो XY में या YZ में या ZX में, वो हमेशा आपको देगा क्षेत्रफल, या हम लोग बता देंगे एरिया। तो 2 डायमेंशन के हिसाब से अगर कोई भी जगह घेर रहा है तो वो हमेशा क्या है, एरिया में कहलाएगा। और अगर 3 डायमेंशन की बात करूँ, मतलब 3 डायमेंशन क्या, उसी एरिया में एक डायमेंशन और मल्टीप्लाई कर दूँ, तो नेक्स्ट टाइम आपको सीधा मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम, ठीक है। अगर मैं एरिया की यूनिट की बात करूँ तो 2 डायमेंशन के हिसाब से, तो 2 डायमेंशन में इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर या मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। डायमेंशन यही तो होंगी, ठीक है। और एग्जांपल बहुत सारे हैं, नॉर्मल एरिया हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, सरफेस एरिया हो गया, शेयर एरिया हो गया, क्रशिंग एरिया हो गया, प्रोजेक्टेड एरिया हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा बहुत सारे एरियाज है, क्योंकि ये डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, अलग अलग डायरेक्शन के हिसाब से इसका एरिया डिफाइन होता है। दैट्स वाई आपकी एरिया जो है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ओके। अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या है भाई, वॉल्यूम आपको मैंने बताया कि एरिया में अगर एक डायमेंशन और मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपको वॉल्यूम दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यही लिखा है एरिया इंटू एल, वो डायमेंशन वही आ गई। तो यहाँ पे जब मैं एरिया पे डायमेंशन मल्टीप्लाई करूँगी इसका यूनिट क्या हो जाएगा, एम क्यूब, मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब या मिलीमीटर क्यूब या फिर लीटर, ठीक है। समझ गए भाई। तो नेक्स्ट आता है आपका कन्वर्जन। थोड़े से कन्वर्जन मैंने लिख ली, ये आप लोग याद कर लिएगा, क्योंकि कभी कभी कन्वर्जन आपके क्वेश्चन सॉल्विंग में पूछे जाते हैं, या फिर कभी आपको लगाना पड़ सकता है कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1000 लीटर, या 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इसी वजह से ये चेंज किया गया है, ठीक है। आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर आपको क्यूबाइड थोड़ा समझा दिया है। क्यूबाइड में अगर मैंने ये डायमेंशन लेंथ है, विड्थ है, हाइट है, तो उसका वॉल्यूम मैंने लिख दिया LB इंटू एच, ठीक है। तो ये है यहाँ तक कि हमने बात करी एरिया और वॉल्यूम की, ओके। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी आती है वो है डेंसिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं घनत्व, या फिर मास डेंसिटी भी बोल सकते हैं, द्रव्यमान घनत्व। इसको हम लोग डिनोट करते हैं रो से, ठीक है। अब देखिए इस होता क्या है, देखिए यहाँ पे मैंने डिफिनेशन लिखा है, इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ द सब्सटेंस ऑक्यूपाइड पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए मतलब क्या है, मतलब कि पर यूनिट वॉल्यूम में जो भी सब्सटेंस का जो मास है वो कितना ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, या कितना मास ऑक्यूपाई है पर यूनिट वॉल्यूम में, वो आपको हमेशा डिनोट करेगा डेंसिटी, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है वो है डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब जो भी मास होगा सब्सटेंस का और जो पर यूनिट वॉल्यूम में जितना मास रखा होगा वो आपको डिफाइन करेगा डेंसिटी। अगर इसकी यूनिट की बात करूँ तो केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। डायमेंशन की बात करूँ तो ml-3 हो जाएगा, ठीक है। डायमेंशन ये एमकेएस में यूनिट है, इसको हम लोग सीजीएस में भी लिख सकते हैं, ठीक है। केजी को ग्राम में चेंज कर लिए, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा मैं और अच्छे से समझते हैं इसको डेंसिटी का, तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए ये मैंने 3 ब्लॉक ले लिए, 3 ब्लॉक में अलग अलग मास हैं, ठीक है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के मास हैं, ठीक है। इस ब्लॉक में देखिए मास थोड़ा कम है, इसमें थोड़े से ज़्यादा है, इसमें बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन इनका जो वॉल्यूम है, मैंने जो इनका वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम और इनका 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 तीनों का वॉल्यूम मैंने क्या ले लिया, सेम ले लिया। मैंने मान लिया वॉल्यूम ले लिया इन लोगों का, तीनों का 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम है, ठीक है। अब बात करते हैं इस वाले में, मान लेते हैं इसको ए दे दिया नाम, इसको बी दे दिया, इसको सी दे दिया, ठीक है। ए में देखें मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो मैंने मान लिया ए का जो मॉलिक्यूल्स का मास है वो 1 kg है, तो 1 2 3 4 5, इसमें कितने 5 मॉलिक्यूल्स है, तो 5 kg हो गया मान लेते इसका मास टोटल, ठीक है। इनका मास देखा तो इनका मास हो गया 12 kg,
ठीक है। इनका मास देखा तो इनका मास कितना है 24 kg। अब आपको पता है डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो मास कितना है यहाँ पर, इस अगर ए ब्लॉक का देखें तो मास 5 है, वॉल्यूम कितना है 1, तो इसकी जो डेंसिटी आएगी वो कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, किसमें kg/m³ में। इसकी डेंसिटी कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी, और इसकी डेंसिटी कितनी आ जाएगी 24। मतलब मैं यहाँ कह सकता हूँ कि अगर वॉल्यूम सेम है और मास अगर सब्सटेंस का बढ़ता जाएगा तो उसकी डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो जैसे मैंने यहाँ देखो बनाया है, यहाँ पर मास जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है इसकी डेंसिटी भी क्या हो रही है, बढ़ती हुई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। और यही केस हमने सॉलिड में सीखा था, सॉलिड लिक्विड गैस में। सॉलिड में क्या देखा था, वहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी पास पास होते हैं, मतलब कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। लिक्विड में क्या होता है, यही क्या होता है, मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होते हैं, इसी वजह से उसकी डेंसिटी क्या है सॉलिड कंपेरिजन में कम होती है। गैसेस में इतने ज़्यादा वाइड्स होते हैं कि वहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, बहुत ही कम होते हैं, इसीलिए उनकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जब वॉल्यूम आपका सेम है। ठीक है, जब वॉल्यूम आपका सेम है। नेक्स्ट कंडीशन, अगर मैंने मान लो ये कह दिया कि मैंने इसका वॉल्यूम को हाफ कर दिया, इसके वॉल्यूम को क्या कर दिया हाफ, मतलब अब वॉल्यूम हो जाएगा 1/2। अगर 1/2 का अब इसके मासेस देखें 1 2 3 4 5 6, 6 मास हो गया, मतलब इसके 6 kg का मास हो गया। अगर अब डेंसिटी निकालूँ तो कितना होगा 6/1/2, तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 12। फिर से देखो डेंसिटी भी 12 आ गई। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर मैं मास को आपका इक्वल रखता हूँ, मास को अगर सब में इक्वल रखता हूँ और वॉल्यूम अगर मैं कम करता हूँ, तो भाई आप देखिए जब वॉल्यूम हम कम करते हैं तो डेंसिटी हमारी क्या हो गई, बढ़ती जा रही। ठीक है, वॉल्यूम कम करते हैं तो डेंसिटी हमारी क्या है, बढ़ती जा रही। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट ये आ गया कि डेंसिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसको होता है, वॉल्यूम के। अभी इसी टर्म को हम आके समझेंगे, जो मैंने अभी 3 क्वेश्चन आपको पहले बोले थे इसी टर्म से समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें आप लोग ध्यान रखिए कि डेंसिटी जो है वो वॉल्यूम पे आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, और जो मास है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये दोनों इक्वेशन जब लगाएंगे जब इनमें से कोई एक को क्या रखेंगे कांस्टेंट, मतलब सिंपल सी बात, अगर मासेस चेंज नहीं हुआ, अगर वॉल्यूम में चेंज हुआ तो भी डेंसिटी होगी, और अगर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ है तो उनके मासेस में कोई चेंज हुआ तो भी डेंसिटी आपकी चेंज होगी। ओके, सो ये बेसिक टर्म था डेंसिटी का। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग, जो नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है वो ये है आपका, एक मिनट सॉरी, हाँ, कि डेंसिटी जो है कंडीशन के हिसाब से कैसे चेंज होती है। ठीक है, तो देखिए डेंसिटी जो है भाई, आप जनरली जो कंडीशन है वो डेंसिटी आपकी प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से चेंज होती है। ठीक है, प्रेशर और टेम्परेचर, क्योंकि वॉल्यूम और मास तो मैंने पहले कवर कर लिया था, अभी हमारे पास और बचा प्रेशर, जो हमारे पास जो आपकी जो प्रॉपर्टी बची प्रेशर और टेम्परेचर, इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो हमारी होती है, प्रेशर और टेम्परेचर वजह, इसकी वजह से भी आपकी डेंसिटी क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है, तो जनरल कंडीशन आप हमेशा याद रखिएगा कि जो प्रेशर, जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं किसी भी सब्सटेंस का तो उसकी डेंसिटी हमेशा बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, उसकी डेंसिटी हमेशा बढ़ेगी। और अगर टेम्परेचर मैं उसका बढ़ाता हूँ तो उसकी डेंसिटी हमेशा क्या होगी, कम होगी। ये जनरल कंडीशन आप हमेशा याद रखिएगा। लेकिन अगर हम लिक्विड की बात करें या सॉलिड की बात करें, इनमें ये दोनों कंडीशन बहुत ही नेग्लिजिबल मानते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्क दिखता नहीं है। ठीक है, बहुत कम परसेंटेज में इनका इफेक्ट दिखता है, तो हम लोग जनरली वहाँ इनकम्प्रेसिबल मानते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ लिक्विड का। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर, देखिए लिक्विड का जो आपने देखा होगा कि भाई वाटर का अगर डेंसिटी लें तो वाटर की डेंसिटी होती है 1000 kg/m³। ये कब होती है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। सॉरी, मैं एक मिनट, हाँ, मैंने डेंसिटी ले ली 1000। ठीक है, और ये कब है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और इसका जो प्रेशर होगा कितना होगा 1 atm। ठीक है, अभी यही डेंसिटी को मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ। ठीक है, टेम्परेचर अगर मैं बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर मैं लिखा हुआ हूँ तो डायरेक्टली वही दिखाता हूँ, सबसे बेटर रहेगा। इधर देखिए, ये आपकी डेंसिटी होगी 1000 किस 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, प्रेशर को कांस्टेंट रखता हूँ, टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, प्रेशर कांस्टेंट, तो डेंसिटी क्या होगी भाई, देखो यहाँ पर डेंसिटी क्या है, कम हो गई है। सही बात है। ठीक है, ये हमारी जनरल कंडीशन, डेंसिटी हमारी कम होगी। लेकिन देखो पहले 1000 थी, उसके बाद 998 हो गई, कितना फर्क आया, 2 का। ठीक है, अगर मैं इनका परसेंटेज निकालूं तो भाई फाइनल माइनस का इनिशियल, इनिशियल कितना है 998, फाइनल हमारा 1000 था। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 998, है ना, समझिए। अगर यहाँ से निकालता हूँ तो कितना चेंज आएगा, बहुत ही कम, 2% का, बहुत आप देख लीजिए, आप सॉल्व करके देखिए 0.5 0.9 0.8 इस तरह का परसेंटेज में चेंज आएगा। ठीक है, तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि टेम्परेचर बढ़ाने से इस पर ज़्यादा कोई इफेक्ट पड़ नहीं हुआ, तो इसीलिए हम इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। मतलब मैं मान लेता हूँ कि जब टेम्परेचर हम
बढ़ा रहे हैं तो उसमें क्या है, ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। अच्छा ये जो टेम्परेचर है ये इतना भी भाई, अब ये नहीं कि हम बहुत ही बढ़ा दें। जब बहुत बढ़ाओगे तो ये लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा गैस में, ठीक है, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में, तब आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन तब वो स्टेज फेस ही चेंज हो जाएगा गैस का, ठीक है। इसीलिए हमने एक लिमिट रखी है, इस लिमिट तक की जब चेंज करेंगे तो उस पर कोई भी चेंज आपको दिखेगा नहीं कि हाँ इसमें कितना, इसकी डेंसिटी में कितना फर्क पड़ा हुआ है, बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट फर्क पड़ेगा। इसीलिए हम कह सकते हैं इसकी डेंसिटी चेंज नहीं हुई है, मतलब डेंसिटी इसकी क्या है, कांस्टेंट है टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से। तो जब डेंसिटी इसकी कांस्टेंट हो जाएगी तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो मटेरियल है वो कैसा है, इनकम्प्रेसिबल है, ओके, वो क्या है, इनकम्प्रेसिबल है, ठीक है। इसी तरह अगर मान लें मैं प्रेशर के साथ अगर प्रेशर बढ़ाता हूँ तो भी देखिए प्रेशर बढ़ाने से डेंसिटी बढ़ रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 0.5% का चेंज जो है जिसको हम लोग नेगलेक्ट करके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रेशर बढ़ाने से भी इसमें कोई भी ज़्यादा फर्क नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि डेंसिटी जो है लिक्विड की और सॉलिड की, वो प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ाने से कोई भी ज़्यादा फर्क नहीं आता। इसी वजह से हम कहते हैं कि आपके लिक्विड और जो सॉलिड है वो जनरली इनकम्प्रेसिबल होता है, यही एक रीज़न होता है इनकम्प्रेसिबिलिटी का, ओके, समझ गए। लेकिन जब हम बात करते हैं गैसेस की, जब हम बात करते हैं गैसेस की, तो ये इफेक्ट आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पी वी इज इक्वल टू एम आर टी, आपने पढ़ा है आइडियल गैस इक्वेशन। यहाँ से अगर मैं v को नीचे भेज दूँ तो ये इस तरह बन जाएगा, p इज इक्वल टू एम अपॉन वी आर टी, ठीक है। ये हो जाएगा m अपॉन वी क्या है, डेंसिटी, तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा p इज इक्वल टू रो आर टी बन जाएगा भाई, है ना। अगर मैं यहाँ से रो की वैल्यू निकालूँ तो कितना हो जाएगा भाई, p अपॉन आर इंटू टी हो जाएगा। तो यहाँ से मैं एक चीज़ बता सकता हूँ कि जो डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के, और जो डेंसिटी है वो किसके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, टेम्परेचर के। मतलब कि यहाँ पर वही जनरल कंडीशन मैंने देखी कि प्रेशर बढ़ाने से आपका डेंसिटी बढ़ेगी और टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी आपकी कम होगी। ये आपके केस आपको गैस में देखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। गैस में जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते होगे उसकी डेंसिटी पे क्या हो जाएगा, इफेक्ट पड़ता रहेगा, डेंसिटी बढ़ती रहेगी, और जैसे जैसे आपका उसका डेंसिटी टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके कॉन्सेप्ट था, इफेक्ट ऑफ, ये कंडीशन थी कि डेंसिटी पे क्या क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आता है आपका एक्सेप्शनल केस। एक आप देखिए वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें आपको ये एक्सेप्शनल केस देखने को मिलेगा। मतलब क्या, जो यहाँ पर हमने लिखा है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी डेंसिटी कम होती है, तो वाटर में एक केस आपको उल्टा देखने को मिलेगा। वाटर के जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते रहोगे उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी भाई, बढ़ती रहेगी। मतलब कि वाटर का अगर मान लिया 0 डिग्री से आप 1 डिग्री बढ़ाए, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, तो उसकी डेंसिटी क्या हुई, बढ़ती हुई जा रही है, ठीक है। ये यहाँ पर वाटर में ये एक्सेप्शनल केस है, लेकिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो मैक्सिमम हो जाएगी, उसके बाद उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, फिर से डिक्रीज करने लगेगी, फिर से ये हम जो हमने लिखा था इस पर ही वर्क करने लगेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि 0 से 4 डिग्री पे उसकी डेंसिटी बढ़ती रहती है और मैक्सिमम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। तो हम लोग जो वाटर की जो लेते हैं 1000, वो एक्चुअली में मैक्सिमम लेते हैं, ठीक है। 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यूनिट का ध्यान रखिए, किलोग्राम पर मीटर क्यूब की बात कर रहा हूँ, क्योंकि डेंसिटी तो 1 भी होती है, डेंसिटी 1 भी होती है, कब होती है, ग्राम पर ml में, है ना, वाटर की, समझ गए। तो इसी एक्सेप्शन को आप समझते हैं, ठीक है। इसी में हमारे दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला कि जो हमारा ये था कि वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी, वाटर की पहली बात डेंसिटी बढ़ती क्यों है, ठीक है, और मैक्सिमम क्यों होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और जो दूसरा क्वेश्चन हमने जो पूछा था कि जो पानी में जो आपकी आइस है वो क्यों फ्लोट करती है, ठीक है। तो ये कंडीशन में सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये वाला कि वाई डस आइस फ्लोट ऑन वाटर, क्यों ऐसा, क्यों जो बर्फ है वो पानी पे तैरती है, ठीक है। तो देखो बच्चों मैं बताता हूँ आपको, आपने देखा होगा कि जो हमारा स्ट्रक्चर होता है जो वाटर का स्ट्रक्चर कैसे बनता है भाई, आपने देखा होगा एक ऑक्सीजन होता है और एक दो हाइड्रोजन, ठीक है। इनके बीच पर ये जो बॉन्ड से जो ये बॉन्डेड होते हैं, ये कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। ये हो गया पूरा कोई एक मॉलिक्यूल किसका बन गया, पानी का। ये पानी का मॉलिक्यूल दूसरे पानी के मॉलिक्यूल से कोलैप्स होगा, ठीक है, मतलब बॉन्ड करेगा, जिस जो जो बॉन्ड होगा जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एक्चुअली में जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किससे, दो बॉन्डों से होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड। आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है कोवेलेंट बॉन्ड से बहुत ही वीक होता है, ठीक है, समझ गए भाई। अब देखिए, अब जैसे जैसे हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, तो जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जब हम फ्रीजिंग पॉइंट पे पहुंचेंगे तो जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको बोलते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं हेक्सागोनल, कुछ इस टाइप का। जस्ट वेट,
सॉरी, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, हेक्सागोनल। इसको बोलते हैं केज लाइक स्ट्रक्चर, मतलब सिंपल से जाल या पिंजरा लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाने लगेगा, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर बनाने का कारण ये होता है कि जैसे जैसे हम उसका टेम्परेचर कम होते हैं तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है, वो डोमिनेट करने लगता है जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो आपका इंटर मॉलिकुलर फोर्स होता है। तो इतना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड उस पर डोमिनेट करने लगता है कि ये जो स्ट्रक्चर होता है थोड़ा फैलने लगता है, ठीक है, मतलब इस जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो लेस कॉम्पैक्ट होने लगता है, ठीक है। जैसे जैसे वाटर फ्रीज करेंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा भाई, इनका स्ट्रक्चर क्या होगा, फैलने लगेगा। उसके फैलने के कारण इनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जैसे ही वॉल्यूम बढ़ जाएगा भाई, आप देखिए कि डेंसिटी क्या है, मैंने बोला था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम के, वॉल्यूम जैसे बढ़ेगा उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आइस की डेंसिटी क्या होती है, वाटर कंपैरिजन में कम होने लगती है। कितनी हो जाती है भाई, लगभग क्या आपको बताऊं, तो इसकी डेंसिटी होती है 914 या 920 मान लेते हैं, इतनी डेंसिटी होती है वाटर के कंपैरिजन में, 1000 के कंपैरिजन में 920, ठीक है। इस वजह से ये आइस क्या होती है, पानी पे फ्लोट करने लगती है, ठीक है। आइस क्या होती है, पानी पे फ्लोट करने लगती है। तो अब एक बात हमेशा याद रखना कि आइस जो फ्लोट करती है वो किस में होती है, क्योंकि आपको पता है भाई, अभी मैंने थोड़ी देर बताया कि आइस की डेंसिटी 920 है, उसकी कितनी है 1000। तो अगर मैं रिलेटिव डेंसिटी निकालूँ तो ये लगभग आएगा 0.92, मतलब मैं यहाँ कह सकता हूँ कि 9% लेस डेंस होता है आइस वाटर से, ठीक है। इसी वजह से आपकी क्या होता है, आइस फ्लोट करता है। समझ गए भाई बात का। तो इस कारण से आइस आपका फ्लोट करता है। नेक्स्ट जो आता है, जो हमारा क्वेश्चन बनता है कि अब वाटर की जो मैक्स डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही मैक्सिमम क्यों होती है, ठीक है। इसका रीज़न देखिए बताता हूँ मैं। अब आप देखिए, जैसे मान लीजिए कोई आइस है, आइस का जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। अब आइस का मैंने बताया स्ट्रक्चर कैसा होता है, हेक्सागोनल होता है, केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो जैसे ही मैं आइस का टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, मान लेते हैं ये आइस है, इसका मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, ठीक है। अब ये टेम्परेचर बढ़ा, ये किस में बन जाएगा भाई, लिक्विड फॉर्म में आने लगेगा। जैसे जैसे ये लिक्विड फॉर्म में जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो कोलैप्स करने लगता है, जो ये वाला स्ट्रक्चर होता है कुछ, ये जो स्ट्रक्चर होता है ये क्या हो जाएगा, कोलैप्स करने लगते हैं। और जैसे ही कोलैप्स करने लगे, क्यों कोलैप्स क्यों करते हैं, क्योंकि इनके बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो क्या होता है, उनके बीच में ब्रेक डाउन होने लगते हैं, ठीक है। जिसके कारण हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स, सॉरी वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास पास आने लगते हैं, ठीक है। और पास पास आने लगते हैं तो क्या होता है, इनका वॉल्यूम फिर से क्या हो जाता है भाई, डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। वॉल्यूम क्या हो जाता है, डिक्रीज होने लगता है। और डिक्रीज होने पे इनका डेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ने लगती है, ठीक है। यहाँ पर हम टेम्परेचर भी बढ़ा रहे हैं और इनका टेम्परेचर की वजह से इनका वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज होने लगता है और इनकी डेंसिटी क्या होने लगी, बढ़ने लगती है। लेकिन 4 डिग्री तक पहुँचते पहुँचते जब टेम्परेचर हम 4 डिग्री तक देंगे तो इनकी डेंसिटी आपकी मैक्सिमम देगी, मैक्सिमम का जो वैल्यू जो आपको मिल जाएगी, जो हमें मिल जाएगी 1000, ठीक है। जैसे ही हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस पर हीट और देंगे या टेम्परेचर और ऐड करेंगे, तो इनके मॉलिक्यूल्स के जो जो आपके हाइड्रोजन, जो आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स, इनके पास एक एनर्जी आ जाएगी जिसका नाम है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। उसकी वजह से इनके मॉलिक्यूल्स दूर दूर भागने लगेंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी उसका वेलोसिटी होगी तो वो दूर दूर क्या हो जाएंगे, भागने लगेंगे, जिसके कारण एक्सपेंशन होने लगेगा, जिसके कारण इनके विद डेंसिटी क्या हो जाएगी, इनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम आपका इनका फिर से क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। और जब वॉल्यूम बढ़ने लगेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी वजह से डेंसिटी जो आपकी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये मैक्सिमम होती है, ठीक है। किस वजह से, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ब्रेकडाउन लगता है और जो स्ट्रक्चर होता है वो कोलैप्स होने लगता है, जिसके कारण आपके क्या डेंसिटी आपकी बढ़ने लगती है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट था ये, ओके, समझ गए बच्चों, ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट नेक्स्ट जो आता है, ये मैंने कुछ मटेरियल्स के लिख दिए हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कभी आपसे कोई पूछ ले कि सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी होती है किस मटेरियल की होती है, तो जो भाई नेचर में नेचुरली जो फाउंड होता है ऑस्मियम, ऑस्मियम की सबसे ज़्यादा होते हैं। लोग बोलते हैं प्लेटिनम की, तो प्लेटिनम की नहीं है, ऑस्मियम की है। प्लेटिनम तो तीसरे नंबर पर आता है, दूसरे नंबर बल्कि एक और आता है इरेडियम, ठीक है, इरेडियम आता है। तो ऑस्मियम की ये मैंने यहाँ पर डेंसिटी लिख दी kg/m³ में 22,570 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ मैंने धीरे धीरे डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने लिख दिया है। यहाँ पे एक टर्म और, हाँ भाई, एक मैंने यहाँ पे टंगस्टन हेक्साफ्लोराइड लिखा हुआ है, ठीक है। अगर कभी आपसे कोई पूछ ले कि सबसे डेंस गैस कौन सी है, तो यो गैस यही है, वो गैस ये है टंगस्टन हेक्साफ्लोराइड। इसका फॉर्मूला होता है WF6, W जो होता है वो टंगस्टन का नेम है आपका, ठीक है, डिनोट करते हैं, और F क्या है, फ्लोराइड, हेक्साफ्लोराइड, ठीक है। इसकी जो डेंसिटी होती है 12.8 हाई, ये बहुत ही ज़्यादा डेंस गैस है, ठीक है। और एयर क्या है 1.8, तो मतलब देखो तो करीबन लगभग की 11 टाइम्स से ज़्यादा डेंसर है, ठीक है। समझ गए भाई। तो ये आपके कॉन्सेप्ट था डेंसिटी का, ठीक है, ओके।
ओके, सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने जो स्टार्टिंग में आपसे पूछा था कि जो शिप होता है वो स्टील का बना होता है, वो फ्लोट करता है, ठीक, जबकि वो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है स्टील की पानी से, लेकिन फिर भी वो फ्लोट कर पाता है, तो इसका रीज़न क्या होगा? देखिए, वैसे तो इसका रीज़न हम लोग बायंसी में बहुत अच्छे से जानेंगे, मैथमेटिकली भी अच्छे से निकालेंगे कि मेटा सेंटर क्या होता है और फ्लोटिंग कंडीशंस क्या होती हैं, ठीक है, बट मैं थोड़ा सा एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ इस क्वेश्चन, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ इस वजह से होता है, ठीक है। देखिए, आप देखिए, सबसे पहले बात बताऊं मैं कि जो बोट होता है या जो शिप होता है, देखिए देखो, उसकी एबिलिटी, जो फ्लोट करने की जो एबिलिटी होती है, वो डिपेंड करती है उसकी एवरेज डेंसिटी पे, ठीक है। एवरेज डेंसिटी, अभी तक हमने कॉन्सेप्ट डेंसिटी सुना था, लेकिन ये एवरेज डेंसिटी पे डिपेंड करती है। अब ये बात आती है कि एवरेज डेंसिटी क्या होता है, ठीक है। औसत घनत्व, ठीक है, जिसको बोलते हैं औसत घनत्व। तो देखिए, आपने देखा होगा, अगर आपने शिप का डिजाइन देखा हो, तो शिप का डिजाइन आपने कुछ इस तरह का है भाई, मान लेते हैं ये इस तरह का कुछ, ठीक है, इस तरह का कोई डिजाइन देखा होगा आपने, देखा होगा ये पार्ट जो होता है लगभग उसका हॉलो रहता है, ठीक है, कितना होता है, हॉलो रहता है। अब देखिए, जो मैंने ये रेड से जो लाइनिंग बनाई है, आउटलाइनिंग जो बनाई है, ये सब शिप की आउटलाइनिंग किससे बनी है, स्टील से बनी हुई है, ठीक है। लेकिन ये पार्ट इसका क्या है, हॉलो है। तो जब हॉलो होगा तो यहाँ पे जो सब्सटेंस रहेगा वो क्या रहेगा, एयर रहेगा, क्या रहेगा, एयर। तो इसके अंदर यहाँ पर एयर ट्रैप्ड होती है, जितना ज़्यादा हॉलो होगा उतना ज़्यादा यहाँ एयर ट्रैप्ड होगी। तो देखो, यहाँ पर एयर की भी डेंसिटी कुछ ना कुछ होगी और स्टील की डेंसिटी होगी, तो इसी से हमें मिलता है एवरेज डेंसिटी। अब जितना ज़्यादा लार्ज वॉल्यूम यहाँ पर एयर ट्रैप्ड करेगा, उतना ज़्यादा इसकी जो एवरेज डेंसिटी होगी वो कम होती रहेगी, किसकी, शिप की। उसकी डेंसिटी क्या होगी, शिप की, कम होती रहेगी। इसी वजह से ये शिप हमेशा आपका फ्लोट करता है, इसी वजह से क्या होगा, शिप आपका फ्लोट करता है। यही केस, सेम केस सबमरीन में भी होता है। सबमरीन में क्या होता है, अंदर आपके टैंक होते हैं, वाटर टैंक। जब वाटर उस टैंक में जब वाटर फिल कर दिया जाता है, तो उसकी वेट क्या होता है, बढ़ जाता है, तो वो क्या करता है, सिंक करने लगता है। और जब उसको क्या होगा ना, जब उसको फ्लोट करना होगा, तो वहाँ पर क्या कर जाते हैं, पानी को हटा के वहाँ एयर ट्रैप कर दी जाती है, ताकि वहाँ पर कॉन्सेप्ट मिल जाए आपको एवरेज डेंसिटी का। ओके, ये कॉन्सेप्ट आता है आपका कि शिप कैसे फ्लोट करता है, इसी वजह से फ्लोट करता है। वैसे तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट हम लोग अच्छे से बायंसी में पढ़ेंगे कि दो तरह के, जब भी कोई सॉलिड बॉडी लिक्विड के प्रेजेंट में जब कांटेक्ट में आती है, तो दो तरह के फोर्स हमेशा क्रिएट होंगे, पहला ग्रेविटी फोर्स, दूसरा बायंसी फोर्स, उत्प्लावन बल जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट रहेंगे, तो आपके जो जो भी आपका बॉडी होगी वो फ्लोट करेगी, ठीक है। तो ये हम कॉन्सेप्ट वहाँ देखेंगे, बट मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आपको नॉलेज के हिसाब से बता दिया है कि एवरेज डेंसिटी कभी भी अगर सुने तो ये इसी बेस होता है। अगर आपने कार्गो शिप देखा हो, कार्गो शिप जानते हैं भाई, जैसे मान लीजिए ये शिप है, इस शिप में आपने देखा, जो अगर लोडिंग आपने बहुत ज़्यादा करके रखी है, ठीक है, अगर शिप के अंदर लोडिंग बहुत ज़्यादा करके रखी है, तो जब आप देखिए, जब आप लोडिंग ज़्यादा करेंगे, तो वहाँ पर जो वॉल्यूम जो होगा एयर का, ठीक है, जो एयर उसके अंदर जो ट्रैप्ड है, उसका जो वॉल्यूम होगा वो कम हो जाएगा, जिसके कारण शिप आपने देखा होगा पानी के अंदर ज़्यादा डूबने लगता है, ठीक है। और अगर ये शिप खाली है, इसमें कोई भी कार्गो नहीं है या कोई भी पर्सन नहीं है यहाँ पर, तो शिप क्या करेगा, लेस सिंक करेगा, ठीक है, लेस सिंक करेगा। वो इसी वेस होता है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको मिलता है एवरेज डेंसिटी का। ओके, सो जितना ज़्यादा आपका वॉल्यूम ऑफ एयर ट्रैप्ड होगा, उतनी ही कम एवरेज डेंसिटी होगी, उसी कारण ये फ्लोट अच्छे से करेगा। ओके, सो ये एग्जांपल था आपका, जो मैंने भी क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था। ओके, ये उसका एक्सप्लेनेशन था। आई होप कि ये आप समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, एक न्यूमेरिकल हमने डेंसिटी पे लिखा हुआ है, जो डेंसिटी अभी हमने समझा, उस पर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। जैसे एक न्यूमेरिकल में क्या किया है, एक हमको स्टील की प्लेट बनानी है, ठीक है, जिसकी थिकनेस होनी चाहिए, जिसकी थिकनेस है 10 mm, चौड़ाई उसकी 1 मीटर है, और जो उसकी लेंथ है वो 2 मीटर की है, ठीक है। और उसको किससे बनाना है, मुझे इसको स्टील से बनाना है, ठीक है। तो 1 टन की स्टील की कीमत दे रखी है 30,000 रुपये। तो क्या है, बताओ ये प्लेट बनाने में कितना कॉस्ट आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने प्लेट का वॉल्यूम निकाल लिया, प्लेट का वॉल्यूम मैंने निकाला, तो प्लेट कैसी, क्यूबाइड शेप में, तो एल बी एच इसका वॉल्यूम हो जाएगा, तो इसका मैंने वॉल्यूम निकाला 0.02 मीटर क्यूब आ गया, ठीक है। अब आपको बताया, उसने बोल दिया स्टील की प्लेट, तो स्टील की डेंसिटी होती है 7850, ठीक है। यहाँ से पहले मैं स्टील का मास निकाल लेता हूँ। जब मैं स्टील का यहाँ से मास निकाला, तो मास मेरा आ गया, जो स्टील की प्लेट में बनेगी वो कितनी बनेगी, 157 किलोग्राम की बनेगी, 157 kg की स्टील की प्लेट बन जाएगी। अब हमें पता है कि 1 टन की कीमत कितनी है, 30,000 रुपये।
अब मुझे बनाना कितना है, 157 केजी की प्लेट बनानी है। तो देखिए 1 टन बराबर होता है 30,000 और 1 टन में कितने होते हैं भाई, 1000 केजी। तो 1 केजी बराबर कितना हो जाएगा, 30 रुपये। मतलब 1 केजी का वेट मैंने स्टील का निकाला है कि 1 किलोग्राम स्टील जो है वो 30 रुपये मिल रही है। तो मुझे बनानी कितनी है, 157। तो इसको 157 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 157 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा भाई, वो आ जाएगा 4710। ये एक सिंपल डेंसिटी का क्वेश्चन था, ठीक है। ये कहीं पूछा गया था तो मैंने यहाँ लिख लिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, देखिए कितनी जल्दी से जल्दी सॉल्व हो गया। आपको एक स्टील की कीमत पड़ेगी, एक कॉस्ट ऑफ प्लेट की कीमत पता चलेगी कितने की बन जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है हमारा, वो आता है स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। इसको बोलते हैं विशिष्ट विशिष्ट भार या विशिष्ट घनत्व, या फिर सॉरी भार घनत्व, ठीक है। विशिष्ट भार या भार घनत्व, इसको डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, देखो ये सिंपल, एक्चुअली में जो हम डेंसिटी पढ़ते हैं वो यही पढ़ते हैं क्योंकि हम अर्थ पे रह के बात करते हैं। यहाँ पर हमारा ग्रेविटेशनल पुल है, ठीक है। तो डेंसिटी आपने देखा कि क्या रेशियो था, मास अपॉन वॉल्यूम। तो जो वेट डेंसिटी होता है वो क्या होता है, सिंपल से यहाँ वहाँ पर मास था, बस यहाँ वेट आ जाएगा। वेट पर वो जो भी वेट ऑक्यूपाई के होगा पर यूनिट वॉल्यूम में, वही इन्हीं का रेशियो कहलाता है आपका स्पेसिफिक वेट। अब हमने वेट पढ़ा था, वेट वॉल्यूम किसका, फ्लूइड का वेट क्या कितना हो जाएगा, m/g, ठीक है, और अपॉन वॉल्यूम। तो m/v क्या होता है, m/v होता है डेंसिटी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ρ/g। तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक वेट है वो क्या लिख सकते हैं, ρ/g। इस फॉर्म में हम स्पेसिफिक वेट को इजिली डिफाइन कर सकते हैं। ओके, अगर मैं वाटर की, अगर मैं किसी भी सब्सटेंस का मुझे निकालना है स्पेसिफिक वेट, तो उस सब्सटेंस का मुझे डेंसिटी पता होनी चाहिए। जैसे मान लो वाटर निकालना है तो वाटर की डेंसिटी 1000 होगी, ठीक है, और उसका ग्रेविटी कितना है, 9.81। अब ग्रेविटी यहाँ पर मैंने स्टैंडर्ड ले लिया, वो क्वेश्चन के हिसाब से जो भी देखा आप उस हिसाब से लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मुझे स्पेसिफिक वेट निकालना होगा तो कितना आ जाएगा भाई, 9810। और यूनिट क्या होगी, देखिए डेंसिटी यूनिट हो जाएगी kg/m³, ठीक है, और इसकी यूनिट हो जाएगी ग्रेविटी की मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से मीटर कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया भाई, आप इसको इस तरह भी देख सकते हो। जैसे मान लीजिए ये वेट है, वेट की यूनिट क्या होती है न्यूटन, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है मीटर क्यूब। तो ये आ जाएगा आपका एसआई में न्यूटन/मीटर क्यूब 9810 में वैल्यू, ठीक है। अभी देखो आपसे ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि स्पेसिफिक वेट जो वाटर का होता है, ठीक है, वो कितना होता है, वो 1000 भी होता है, ठीक है। अब कहेंगे सर ये तो डेंसिटी होती है, भाई डेंसिटी के 1000 kg/m³ है। यहाँ पर जो स्पेसिफिक वेट जो 1000 होता है वो यूनिट देखना भाई, kgf में। अगर मुझे kgf/m³ में बताना है, ठीक है, kgf/m³ में बताना है, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो 1000 हो जाएगी। वो कितनी हो जाएगी, 1000, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और इसको क्योंकि यहाँ पर हमको पता है 1 kgf बराबर कितना होता है, 9.81 न्यूटन, ठीक है। यूनिट आपने यहाँ पर देख ली न्यूटन/m³। अगर डायमेंशन देखो तो ml-3 t-2, इसके ये डायमेंशन, सॉरी ml-2 t-2, ये डायमेंशन हो गई, ठीक है। अब बात आती है ये स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। देखो डेंसिटी कभी भी किसी भी सब्सटेंस का, चाहे आप अर्थ पे मेजर को या चाहे आप मून पे मेजर को, डेंसिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे जो सब्सटेंस का मास लिया जाता है, लेकिन स्पेसिफिक वेट जो होता है वो वेरी करता है लोकेशन के साथ साथ। कि अगर आप मून पे स्पेसिफिक वेट देखेंगे तो कुछ और होगा, अर्थ पे देखेंगे तो कुछ और होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका ग्रेविटी आ रहा है जो कि अब वेरी करता है लोकेशन टू लोकेशन वाइज। ओके, समझ गए भाई, इसी वजह से स्पेसिफिक वेट हमें पढ़ना पड़ता है। अब ये देखिए, ये सिविल इंजीनियर बहुत इजीली, जो सिविल इंजीनियर वो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। जो सिविल इंजीनियर जब सॉइल मैकेनिक्स की स्टडी करते हैं, तो उसमें जब अर्थवर्क की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, अर्थवर्क की प्रॉब्लम जो सॉल्व करते हैं, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं। जब वो लोग निकालते हैं मॉइस्ट यूनिट वेट निकालते हैं या ड्राई यूनिट वेट निकालते हैं सॉइल का, तो उसमें ये स्पेसिफिक वेट का यूज़ होता है, ठीक है। फॉर्मूले में आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो ये स्पेसिफिक वेट का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी आती है वो आती है स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है। देखो स्पेसिफिक वॉल्यूम जब आप स्टडी करोगे सॉलिड और लिक्विड की, तब तो ये प्रॉपर्टी आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। क्यों नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि देखिए स्पेसिफिक वॉल्यूम होता क्या, ये होता है आपका सीधा सीधा रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी, रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी। तो जनरली आपको पता है कि डेंसिटी इनकम्प्रेसिबल होता है, तो हम लोग डायरेक्टली स्पेसिफिक वॉल्यूम उसका निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो एक फिक्स्ड मास हो गया, क्योंकि डेंसिटी कोई चेंज नहीं हो तो आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम किसी तरह निकालें, क्योंकि रेसिप्रोकल ही है, ठीक है। लेकिन अगर हम गैस की बात करें तो ये कॉन्सेप्ट जब हम कंप्रेसिबल फ्लो में पढ़ेंगे, ठीक है, कंप्रेसिबल फ्लो में ये स्पेसिफिक वॉल्यूम का यूज़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर हम बात करते हैं गैसेस की। तो गैसेस में आपको ये रोल ज़्यादा दिखने में, क्यों, क्योंकि उसका एक गिवन मास में गैसेस का वॉल्यूम ऑक्यूपाई जो करता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई, वो डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम में ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। उसका वॉल्यूम चेंज होता है कि इसीलिए उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम भी चेंज होगा, क्योंकि जैसे जैसे प्रेशर टेम्परेचर चेंज करेंगे उसका वॉल्यूम में डिफरेंस आएगा, ठीक है।
तो ये सिंपल सा है, एक रेसिप्रोकल होता है किसका, डेंसिटी का, या फिर सिंपल सी बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पर यूनिट मास, ठीक है। तो स्पेसिफिक जहां भी टर्म आ जाएगा तो वो पर यूनिट मास हो जाएगा, ठीक है। इसकी डायमेंशन अगर देखें तो मीटर क्यूब पर केजी, या डायमेंशन सॉरी यूनिट देखें तो मीटर क्यूब पर केजी, और डायमेंशन क्या हो जाएगी m-1 L³ ओके। तो मैंने यहाँ देखिए नोट लिख भी दिया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा कि ये टर्म हमेशा गैसेस के लिए यूज होगा, ठीक है। क्योंकि फॉर अ गिवन मास ऑफ द इट में ऑक्यूपाई ऑन डिफरेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो ये आपके छोटी सी प्रॉपर्टी थी, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट में हम लोग प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे जो हमारी बची हुई प्रॉपर्टी है, ठीक है। और हमारे पास और भी प्रॉपर्टी जो विस्कोसिटी है उसके लिए तो पूरा पूरा पार्ट हमको लेना पड़ेगा, विस्कोसिटी की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। इसके बाद हम लोग बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ेंगे, ठीक है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अच्छा एक बात और स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि सर डेंसिटी किससे मेजर करते हैं, तो भाई आपको मैं बता दूं डेंसिटी जो मेजर करते हैं वो हाइड्रोमीटर से मेजर करते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि हाइड्रोमीटर से स्पेसिफिक ग्रेविटी भी तो मेजर करते हैं, तो यह स्पेसिफिक ग्रेविटी है क्या, वो दो डेंसिटीज का रेशियो है, ठीक है। तो वहाँ पर भी तो डेंसिटी एक्चुअली में मेजर करते हैं हाइड्रोमीटर से, तो डेंसिटी जो मेजर करते हैं वो हाइड्रोमीटर से ही मेजर करते हैं, तो दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए भाई आप मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, ओके, थैंक यू।